everyone, welcome back to Milestones by Megha. So today we'll discuss our fourth chapter of Vihai book, that is A Truly Beautiful Mind by Albert Einstein. So इसमें हम डिस्कस करेंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन की बचपन से लेके उनकी डेथ तक की पूरी उनकी स्टोरी, उनकी पूरी ऑटोबायोग्राफी. सो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज लेसन. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थ हुआ था 14 मार्च 1879 में उल्म, जर्मनी में एक जगह है और जिसका नाम है उल्म. वहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थ हुआ था. और जैसे कि हम लोग होते हैं, हम लोग कितने ईयर की एज में बोलना शुरू कर देते हैं. 6 मंथ्स में ही छोटे बच्चे को 10 to 20 वर्ड्स आ जाते हैं बोलने. लेकिन जो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, इन्होंने कब बोलना शुरू किया था? इन्होंने 2.5 साल तक कुछ भी नहीं बोला था. आफ्टर 2.5 years ही स्टार्ट स्पीकिंग लिटिल वर्ड्स और सम वर्ड्स. और छोटे छोटे वर्ड्स उन्होंने कितने ईयर की एज में शुरू करे थे बोलने? 2.5 ईयर की एज में. और जब ये बोलना शुरू किए थे तो इनकी मदर इनको क्या बोलती थी कि ये तो बहुत ज़्यादा फ्रीक है, बोरिंग है. इनके फ्रेंड्स भी इनको ब्रदर बोरिंग बोलते थे कि मतलब आपस में किसी से बात नहीं करते थे, किसी से मिलते जुलते नहीं थे, किसी से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करते थे, बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट से थे. इंट्रोवर्ट कौन होता है? कि जो बच्चा अपने आप में ही रहे, किसी से ज़्यादा बातचीत ना करे, चुपचाप रहे, उसको हम इंट्रोवर्ट बोलते. तो ये बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट थे अपनी नेचर को लेके, राइट. इसी के बाद हमें ये पता चला कि जब इनकी छोटी बहन ने जन्म लिया तो जैसे कि इनको शुरू से ही किस में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था? इनको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था मैकेनिकल टॉयज़ में. कि जो टॉयज़ मैकेनिक्स या फिर किसी सेल डाल के, जैसे हम भी क्या करते थे बचपन में, सेल वाली रिमोट वाली कार हमें सबको ज़रूर चाहिए होती थी, राइट. और जो टॉर्च वाली लेज़र लाइट होती थी वो ज़रूर हमें चाहिए होती. तो ऐसे ही एल्बर्ट आइंस्टाइन थे कि उनको ये सारे टॉयज़ में इंटरेस्ट था, क्योंकि वो इन सब की खोजबीन, इसको तोड़ फोड़ करके कुछ ना कुछ ढूंढते रहते थे कि ये वाला टॉय बना है तो ऐसे कैसे बना है, ये वाला टॉय के मतलब इसके मैकेनिक्स में वो ज़्यादा रहते थे हर टॉय की, रेदर देन कि वो प्ले करे उसके साथ. तो जब उनकी सिस्टर हुई, छोटी सिस्टर पैदा हुई, तो उन्होंने अपनी मम्मी और पापा से, जस्ट इमेजिन कि क्या क्वेश्चन पूछा होगा. उन्होंने अपनी मम्मी और पापा से ये पूछा कि ये जो हमारी सिस्टर पैदा हुई है, ये आई है अभी अभी, इसके व्हील्स कहाँ हैं? इसके तो पैर है, इसके व्हील्स कहाँ है? तो अपनी उन्होंने सिस्टर को भी किससे कंपेयर किया? एक मैकेनिकल टॉय से कंपेयर किया. तो यू कैन सी कि वो कितना ज़्यादा डेस्परेट थे मैकेनिक वाली चीज़ों को लेके, रेदर देन कि उनको फ्रेंड्स अच्छे लगे, अपने मम्मी पापा अच्छे लगे. वो बहुत ही ज़्यादा उनके फ्रेंड्स और उनके फैमिली मेम्बर्स उनको बहुत ही ज़्यादा बोरिंग और फ्रीक बोलते थे, ठीक है. और लेकिन उनकी सबसे अच्छी हॉबी क्या थी? कि वो जैसे ही 6 years के हुए, उनको क्या पसंद था? उनको वायलिन बजाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था. तो जो उन्होंने ये वायलिन बजाना शुरू किया, वो कौन से ईयर में शुरू किया? जब वो 6 years के हो गए थे. उसके बाद इन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट नहीं बोलेंगे, कहाँ से करी? 15 years तक इन्होंने अपनी एजुकेशन करी थी मंचन से, जो कि जर्मनी में ही है. तो 15 years तक तो इन्होंने यहीं पे अपनी एजुकेशन करी थी. लेकिन पढ़ाई को ड्रॉप आउट कर दिया था, क्योंकि ये बोलते थे कि जो मेरा पढ़ाई का सिस्टम है वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता, वो बिल्कुल भी लिबरल नहीं है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं. तो जो इनकी जो टीचर्स के साथ बॉन्डिंग थी वो भी कभी नहीं हुई थी एट द टाइम ऑफ 15 years तक. इनकी टीचर्स के साथ बॉन्डिंग नहीं थी, क्योंकि इनको वहाँ का पढ़ाई का सिस्टम ही नहीं पसंद आता था. उसके बाद इन्होंने वहाँ पे जब पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी और इनके पेरेंट्स को कहीं पे बाहर जाना पड़ा, स्विट्ज़रलैंड जाना पड़ा, तो वो अपने रिलेटिव के पास छोड़ के गए थे ज्यूरिक में. और ज्यूरिक में इन्होंने दोबारा से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया. क्यों? क्योंकि जो ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड की जो एक जगह है, वहाँ पे ये इन्होंने हमें बताया कि वहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा लिबरल है. हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी वहाँ पे पढ़ सकते हैं, अपने ओपिनियंस दे सकते हैं, अपना क्राइटेरिया भी उनको बता सकते हैं, अपनी थॉट ऑफ माइंड भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं. लेकिन ऐसा मंचन में बिल्कुल भी नहीं था. तो उन्होंने दोबारा से कंटिन्यू अपनी पढ़ाई ज्यूरिक में करी थी आफ्टर 15 years. और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन भी वहीं से कंप्लीट करी थी, राइट.
तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रेजुएशन जब वो कर रहे थे ज्यूरिक में, तो उनकी लव लाइफ शुरू हुई। उनकी लव लाइफ किसके साथ शुरू हुई? माल्वा मैरिक के साथ। तो उनमें प्यार हुआ, उनमें लव लेटर्स एक्सचेंज हुए, तो ऐसे करके उनकी ये थी लव लाइफ। और लव लाइफ के बाद जैसे कि 21 ईयर्स में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी और वो हमेशा अपने जो कॉलेज लाइफ में फ़र्स्ट आते रहे। और सबसे ज़्यादा उनके अच्छे मार्क्स तो वैसे सब में ही आते थे, बट सबसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स उनके किस में आते थे? मैथ्स और फिज़िक्स में, क्योंकि उनको ये दोनों सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। तो जैसे ही उनकी ग्रेजुएशन फिनिश हुई, उनको कोई जॉब तो मिली नहीं, वो ही वॉज जॉबलेस एट दैट टाइम, बट उन्होंने अपने प्राइवेट लेक्चर्स देने शुरू किए। और कितने ईयर की एज में उन्होंने अपने प्राइवेट लेक्चर देने शुरू करे? 21 ईयर की एज में। फिर उसके बाद 1902 में उनकी फ़र्स्ट जॉब लगी, और उनकी फ़र्स्ट जॉब की पोस्ट क्या थी? टेक्निकल एक्सपर्ट की उनकी पोस्ट थी 1902 में। फिर 1903 में उनकी शादी हो गई। उनकी शादी किसके साथ हुई? माल्वा मैरिक के साथ। हाँ, उन जब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है वो इतना इजी नहीं था। बीच में उनकी लव लाइफ के भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई। क्यों? क्योंकि उनकी मम्मी नहीं चाहती थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन की मम्मी, उनकी मदर नहीं चाहती थी कि वो माल्वा के साथ शादी करे। क्यों? क्योंकि शुरू से ही दो तीन रीज़न से, शुरू से ही एल्बर्ट आइंस्टाइन भी बुक्स में थे, माल्वा मैरिक भी अपने कॉलेज की वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स में से एक थी, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा बुक्स में ही रहे थे। तो वो नहीं चाहती थी कि उनके घर में एक बच्चा तो पूरे टाइम बुक में रहता है, एक दूसरे पे कोई और आए तो वो भी इतनी ज़्यादा बुक्स में ही रहे। वो अपने दूसरे किसी मेंबर को अपने घर में एज अ बुकिश फ्रीकर नहीं बुलाना चाहती थी, राइट। और उसके बाद जो माल्वा मैरिक थी वो एल्बर्ट आइंस्टाइन से 3 इयर्स बड़ी थी, उनसे एल्डर थी, तो इसलिए भी नहीं चाहती थी उनकी मदर कि वो उनसे शादी करे, कि वो उनसे बड़ी हैं, उनका स्टेट ऑफ माइंड आपस में मैच नहीं करेगा, उनके थॉट्स आपस में मैच नहीं करेंगे। तो ये 2-3 रीज़न्स है जिसकी वजह से एल्बर्ट आइंस्टाइन की मम्मी को इस रिश्ते से प्रॉब्लम थी। बट जैसे तैसे करते करते उन्होंने ज़िद करी कि नहीं, मुझे शादी करनी है तो मिलेवा के साथ ही करनी है। तो ऐसे करते करते उनकी 1903 में शादी हुई मिलेवा मैरिक के साथ। फिर 1905 में उनकी क्या आई? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई। और फिर ऐसे करते करते उनका इतना ज़्यादा नाम तो नहीं हुआ था, लेकिन हाँ थोड़े बहुत लोग उन्हें जानने लग गए थे। लेकिन जब 1915 में उनकी खुद की थ्योरी आई, जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई, उसके बाद इस थ्योरी से जितना लोगों ने उनको जाना, जितना नाम दिया, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। क्योंकि इसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम हर जगह हो गया था, क्योंकि उनके फॉर्मूलाज, उनके सब कुछ प्रूफ्स होने शुरू हो गए थे। और एट द एंड ऑफ दिस 1915, उसके बाद जैसे ही उनकी जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई 1915 के बाद 1919 में उनके जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन था, उनकी जो सारी थ्योरीज थी उनको प्रूफ होना शुरू हो गया, उनको अप्रूव होना शुरू हो गया कि हाँ इन्होंने जो थ्योरी दी है, जो सोलर एक्लिप्स की इन्होंने थ्योरी दी थी, इन्होंने बताया था, वो सब कुछ सही था। और इसके बाद 1919 के बाद ही उनका जो नाम था पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड फैल गया। अलग अलग जगह से अलग अलग लोग उनको मिलने आने लगे, कोई यूएस से, कोई जर्मनी से, कोई स्विट्ज़रलैंड से, कोई इंडिया से, मतलब अलग अलग लोग उन्हें मिलने जाने लगे, उनका इंटरव्यू लेने लगे, उनका न्यूज़पेपर में नाम आ गया। तो उनका 1919 के बाद बहुत ही ज़्यादा नाम हो गया था। लेकिन 1919 में एक और बात हुई थी, उनका डाइवर्स हो गया था मिलेवा से। क्यों हो गया था? क्योंकि वो इतना ज़्यादा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हो गए थे, उनमें आपस में इतना बॉन्ड नहीं था। और जैसे कि मैंने आपको बताया मिलेवा उनसे 3 इयर्स एल्डर भी थी, तो इसलिए उनका जो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी वो नहीं थी। तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न उनका उससे तो डाइवोर्स हो गया। लेकिन 1919 में ही उन्होंने सेकंड मैरिज करी अपनी कज़न से, और उनका नेम क्या था? उनका नेम था एल्सा। एल्सा से क्या हुई? उनकी सेकंड मैरिज हुई। सेम ईयर में उनकी सेकंड मैरिज हो गई थी। और फिर 1921 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था इन सब चीज़ों के लिए, जो उनके जो प्रूफ्स थे, जो उनकी सारी थ्योरीज थी, वो सब का
वो सब अप्रूव हो गए थे, इसलिए उनको अब नोबेल प्राइज़ 1921 में मिला। 1933 में नाज़ीज़ ने क्या किया था, जर्मनी पे कब्ज़ा कर लिया था, और उसी कब्ज़े के बाद क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया था, जर्मनी छोड़ दिया था और वो यूएस चले गए थे सेटल होने अपनी फैमिली के साथ उन्हें, क्योंकि वो किसी भी पॉलिटिकल चीज़ में नहीं पढ़ना चाहते थे, वो पॉलिटिकल चीज़ों से बहुत ही दूर रहना चाहते थे, वो अपनी साइंटिफिक चीज़ों के साथ ही रहना चाहते थे। लेकिन अनवांटेडली आगे हमें ये पता चलेगा कि वो कैसे इन सब चीज़ों में पड़े, राइट। आफ्टर 5 ईयर्स क्या हुआ, 1933 के आफ्टर 5 ईयर्स बाद क्या हुआ, बर्लिन में उन्होंने डिस्कवरी करी थी एक न्यूक्लियर फिजन की, और उसके बारे में उन्होंने क्या किया था, जो यूएस के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, 2 अगस्त 1939 में इन्होंने क्या किया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनको एक लेटर लिखा था कि मैंने ये जो डिस्कवरी करी है न्यूक्लियर फिजन की, इसका यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि इसमें क्या है जो मैंने इसकी डिस्कवरी करी है। इसमें क्या होगा कि अगर ये वाला बॉम्ब कहीं पे हम इसको ब्लास्ट करेंगे तो जो इसके आसपास के जो एरिया हैं, जो इसके आसपास के जो भी डिस्ट्रिक्ट है उस पे भी इफ़ेक्ट होगा, वो भी सारे के सारे क्या होंगे, ब्लास्ट हो जाएंगे, वहाँ पे भी सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो इस न्यूक्लियर फिजन को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, ये मैं आपको पहले से इन एडवांस बता रहा हूँ, तो हमें इसका प्रूफ किसी को नहीं देना है ईजिली, राइट। तो ये सब उन्होंने क्या किया था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 में इन्होंने लेटर लिखा था स्पेशली कि ये हम इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे। और उसके बाद भी क्या हुआ था, उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था। आइए हम आगे डिस्कस करते हैं। तो 1945 में हिरोशिमा एंड नागासाकी पे क्या हुआ था, हमला हुआ था। जैसे कि आज तक हमने सुना होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी पे जापान में, ये दोनों कहाँ पे है जगह, ये दोनों जापान की जगह है। और यहाँ पे जो हमला हुआ था ये किसने कराया था हमला, ये यूएस के प्रेसिडेंट ने यहाँ पे इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में हमला करवाया था, जापान के हिरोशिमा एंड नागासाकी में। जबकि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उन्हें बताया था कि अगर हम ये न्यूक्लियर फिजन कहीं पे भी ब्लास्ट करेंगे तो इसका जो इफ़ेक्ट होगा वो बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा, इसके आसपास के सारे डिस्ट्रिक्ट भी ब्लास्ट हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, बहुत लोग मर सकते हैं, बहुत लोग मरेंगे एक्चुअली। तो इन्होंने पहले बताया था, और इसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन को इतना ज़्यादा गिल्टी फील हुआ कि क्यों इन्होंने बताया। इन्होंने तो एक अच्छे तरीके से बताया था ताकि ये जो डिस्कवरी मैंने करी है ये किसी को आसानी से, ये वाला बॉम्ब किसी को इशू ना कर दे, ये वाला किसी को अप्रूव ना कर दे, ये सब कुछ ना हो जाए, इसलिए एक प्रेसिडेंट को बताना ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन क्या किया, यूएस ने इसका गलत यूज़ किया, गलत इस्तेमाल किया, इसलिए इसके बाद इस 1945 के बाद, इस ब्लास्ट के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन इतना ज़्यादा गिल्टी फील होगा, उन्होंने अब सोचा कि हाँ अब जाके अनवांटेडली ऐसे उनको क्या करना पड़ा, पॉलिटिक्स में एंटर होना पड़ा, और वो एम्बेसडर बन गए किसके, पीस के, कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे गिल्टी फील हो रही है कि मैंने यूएस को ये सब बताया, अगर मैं यूएस को ये सब ना बताता तो ये सब ना होता, और उसके बाद मुझे अब पीस करना है, अपने वर्ल्ड वाइड पीस करनी है। तो उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन कहलाते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन कहलाते हैं, क्योंकि उसके बाद उन्होंने वो सब करना शुरू किया कि जिससे वर्ल्ड, थ्रू आउट द वर्ल्ड पीस ही रहे। और ऐसे करते करते एल्बर्ट आइंस्टाइन ने साइंटिफिक डिस्कवरीज भी बहुत सारी करी हैं, और उनका जो माइंड है वो सबसे आईक्यू लेवल सबसे अलग ही कहलाता है, आज तक उनके जैसा कोई नहीं बना। तो ऐसे करते करते उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1955 में, दैट इज़ एट द एज ऑफ 76 उनकी डेथ हो गई थी। तो ये सब थी, ये थी हमारी छोटी सी थ्योरी एल्बर्ट आइंस्टाइन की, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। So I'll come with my next video very soon. Till then, subscribe my channel, like and share my videos, and don't forget to keep calm and keep studying. Thank you all.